हेलो हेलो हेलो, स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में आपका। और बहुत दिनों के बाद वीडियो बन रही है। और आज से जो क्लास 9th का मैथ जो है ना वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज से एक बहुत गोल्डन चांस है क्लास 9th के बच्चों को पढ़ने के लिए। तो उनका जो कोर्स है बिल्कुल तरीके से कुछ मेन चैप्टर जहां बच्चों को प्रॉब्लम होती है उन चैप्टर्स में अपन लोग आगे बढ़ेंगे और उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज बिल्कुल तरीके से समझ में आए। तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर, बिल्कुल कोई बकवास करते हुए नहीं, सीधे पहले चैप्टर की ओर चलते हैं, बहुत आराम से समझेंगे। क्योंकि पहला चैप्टर है 9th क्लास का, वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमें नंबर्स के बारे में पढ़ना है। और 9th क्लास में बेसिकली नंबर्स के बारे में तो बताया गया, लेकिन परिमेय संख्या के बारे में ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है ना? तो एक एक करके संख्याओं को पढ़ते हैं, बड़े इत्मीनान से पढ़ेंगे और बिल्कुल देखते जाओ ध्यान से। सबसे पहले तो यही समझ लो कि संख्या है क्या। अगर अपन देखें कि संख्या क्या है, तो संख्या की परिभाषा जो होती है, नंबर की परिभाषा क्या होती है, नंबर की डेफिनेशन होगी क्या? नंबर की डेफिनेशन होगी कि सर जिनका गिनने में यूज किया जाता, जिनका गिनने में यूज किया जाता या गिनने में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वह संख्या कहलाती है। वह संख्या कहलाती है। समझ रहे? यहां तक कोई बात समझ में आई? बिल्कुल पूरी समझ में आ गई होगी कि संख्या क्या है, नंबर क्या होता है, जिन्हें काउंट करने में यूज किया जाता है। यानी नंबर्स क्या है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग करने में जिनका यूज होता है, उन डिजिट्स को, उन अंकों को हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अब संख्याओं के प्रकार को देखते हैं कि संख्याओं के प्रकार हैं क्या। बहुत सिंपल सी चीज है, तो छोटे छोटे तरीके से देखते चले जाएंगे। इसको नोट कर लो बेटा, जल्दी से नोट करो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा। पहली संख्या जो कि है वो सब लोग जानते हैं। आज मैं कुछ स्पेशल चीज बताऊंगा जो कि शायद पता नहीं होगी, लेकिन देखते जाओ ध्यान से। सबसे पहली संख्या जो कि सबको पढ़ना है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या? बेसिकली टीचर्स ये बता देते हैं कि 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन ये लिखने का तरीका गलत है। लिखने का तरीका गलत है। फिर सही क्या है सर? आप हमें एक चीज बताओ, कोई भी संख्या लिखते हो उसको लिखने का एक तरीका होना चाहिए, तरीका होता है। तरीका का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं एक जगह ये व्यवस्थित रखी हुई है। तो 11th में एक चैप्टर पढ़ने मिलेगा जिसको बोलते हैं समुच्चय। तो याद रखना, जब भी कोई भी संख्या का हमें क्रम लिखना हो तो हम संख्याओं को मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं, समुच्चय बना के। कैसे देखते हैं? मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि 1 से अनंत तक की, अनंत तक की संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। समझ गए बात को? अब इंग्लिश में इसको किससे शो करते हैं? क्योंकि आपको इंग्लिश भी जरूरी है पढ़ना। आगे जितनी बड़ी क्लास में आप जाते जाओगे, 9th क्लास के बच्चे बहुत छोटे बच्चे हैं अभी, जब आप आगे जाओगे तो इनको नेचुरल नंबर यानी एन से डिनोटेड करते हैं, कैपिटल एन से। मेरी बात समझ में आ रही? कैपिटल एन से डिनोटेड करते हैं। क्लियर है? तो इनको नोट करो। दूसरी संख्याएं क्या है?
जिनको हमें पढ़ना है। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिन्हें अपन बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। ठीक है। अब पूर्ण संख्याओं की परिभाषा भी लोग बहुत अच्छे तरीके से बता देते कि सर जीरो के साथ मिलकर 1 2 3 अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ये सब लोग बताते हैं, लेकिन हम आज बहुत अच्छी चीज बताएंगे आपको, बिल्कुल देखते चलो। ये पहली बात तो ये मजले ब्रैकेट में अगर बंद नहीं होंगी तो एक समुच्चय नहीं कहलाएगा, और समुच्चय बनाना ही पड़ेगा क्योंकि इनको व्यवस्थित करना है। ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो से लेके अनंत तक की संख्याएं, या जीरो को शामिल करते हुए अनंत तक की संख्याओं के समुच्चय को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। होल नंबर क्या कहलाते हैं? द सेट ऑफ जीरो टू इंफिनिटी, इट इज कॉल्ड होल नंबर। बात समझ में आ रही? यानी कि जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? अब बच्चे पूछेंगे सर इसको किससे डिनोटेट करते हैं? आइए बताते हैं। देखो डब्ल्यू से, होल का हमने डब्ल्यू ले लिया केवल। ठीक है ना। यहां तक बिल्कुल स्क्रीनशॉट लगाओ बेटा, जल्दी से लिखो फटाफट। आओ अगली संख्या देखते हैं और एक मिस्ट्री को जानते हैं। बहुत अच्छा रहस्य छुपा हुआ है जिसको अन्य टीचर बताते नहीं है और घुमा देते बच्चों को। बड़े ध्यान से समझना। बच्चों का क्वेश्चन है था सर, हमारा भी क्वेश्चन है आप लोगों से कि जीरो कैसी संख्या है? जीरो कैसी संख्या है? क्वेश्चन ये है कि जीरो कैसी संख्या है। कई बच्चे बोलते हैं कि जीरो पूर्ण संख्या है, कई बच्चे बोलते हैं कि जीरो पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या। अब आप हमें एक जवाब दे दो कि अगर समुच्चय में लिख रहे 0 1 2 3 और अनंत, तो ये पूर्ण संख्या की परिभाषा हो गई कि नहीं हो गई? अगर जीरो पूर्ण संख्या है तो फिर एक क्यों नहीं है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हंसे ना। अगर जीरो पूर्ण संख्या है तो फिर एक क्यों नहीं है? एक भी तो होना चाहिए, दो भी तो होना चाहिए, क्योंकि इसी के समुच्चय में तो लिखी है। जीरो अगर पूर्ण संख्या है तो बाकी भी तो पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन लोग बाग ये नहीं बताते। वो तो कहते हैं जीरो एक पूर्ण संख्या है, लिख लो। लेकिन अब मैं बता रहा कि जीरो कैसी संख्या है। बड़े इत्मीनान से देखते जाना बेटा। वास्तविक रूप में मेरे अकॉर्डिंग नहीं, पूरी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जीरो एक वास्तविक रूप में सम संख्या है, सम संख्या है। अब कई बच्चे कहेंगे वाह सर वाह, हमारे सर ने तो बताया जीरो सम संख्या हो ही नहीं सकती है, जीरो तो शून्य उत्तर संख्या है। बोले ना तो ऋणात्मक ना धनात्मक, जीरो कोई संख्या होती ही नहीं। होती है भाई, जीरो एक सम संख्या होती है। आप प्रूफ करते हैं, देखते हैं जरा ध्यान से। देखो इस चीज को देखते हैं कि शून्य एक सम संख्या है, सम संख्या है। इसको देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना। आपके सामने एक छोटी सी गिनती लिखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जरा ध्यान से देखना। अच्छा मैं आपसे पहले बोलूं, बहुत लोगों को पता होगा कि विषम संख्या और सम संख्या क्या है। भाई विषम संख्या वो होती है जो 2 से ना कटे, और सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाए। तो जरा इनमें से विषम संख्या छाटो, तो आप कहोगे सर 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। यही तो विषम संख्या है 1 से लेके 10 तक में। अच्छा विषम संख्या का क्रम आया कैसे? अगर 1 में 2 जोड़ दिया जाए तो 3 आया कि नहीं आया? ऐसे ना 3 आया। 3 में 2 जोड़ दिया जाए तो 5 आया कि नहीं आया? 5 में 2 जोड़ दिया जाए तो 7 आएगा कि नहीं आएगा? 7 में 2 जोड़ दिया जाए तो 9 आएगा कि नहीं आएगा? मेरे प्यारे ध्यान से देखो इधर। 2 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो अगली सम संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि 2 सम संख्या है।
और 4 में 2 जोड़ दिया जाए तो अगली सम संख्या प्राप्त होगी, 6 में 2 जोड़ दिया जाए तो अगली सम संख्या प्राप्त होगी, और 8 में 2 जोड़ दिया जाए तो अगली सम संख्या प्राप्त होगी। सर ये क्या बता दिया आपने कि विषम संख्या में 2 जोड़ा तो अगली सम संख्या में 2 जोड़ा तो अगली सम संख्या। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जरा ध्यान से देखो। आप लोगों ने जब भी भाषा वाले सवाल पढ़ोगे, जैसे हम कहते हैं कि माना 3 क्रमागत विषम या सम संख्या, आपसे कहते हैं आप बताओ क्या होगी, तो कई टीचर्स और कई बच्चे इसको ये मानते हैं कि x सम संख्या को x +2 x+4 यही मानोगे। विषम संख्या को आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा कि x+1 x+3 ये मान लो। लेकिन प्यारे एक कॉन्सेप्ट यहां से निकला, जरा ध्यान से समझो कि सम संख्या में 2 जोड़ने पर अगली सम संख्या, देखो ना, विषम संख्या में 2 जोड़ने पर अगली विषम संख्या, और देखो ये विषम संख्या में 2 जोड़ रहे तो अगली विषम संख्या प्राप्त हो रही कि नहीं। चाहे सम हो चाहे विषम हो, आप 2 जोड़ रहे तो अगली विषम संख्या और सम संख्या प्राप्त हो रही है, ऐसे नो हो रही या नहीं हो रही। तो सर इससे अच्छा तो फिर हम यही लिख सकते हैं, ये वाला यही सम कहलाएगा और यही विषम कहलाएगा। सर कैसे, देखते हैं। अगर x सम संख्या हुआ तो आप x बराबर 2 रखोगे, यहां पे क्या आएगा 2 और 2 4, 2 और 4 6, यही आता जाएगा। मतलब अगली सम संख्या प्राप्त होती जाएगी सर। अगर x विषम संख्या मान के चल रहे तो x बराबर 1 रख के देखो जरा, 1 + 2 3, 1 + 4 5, यानी हमारी विषम संख्या आती जा रही। यहां तक कोई दिक्कत है? लेकिन अभी भी सवाल का आंसर नहीं आया कि 0 कैसी संख्या आएगा, देखते जाओ। इसको नोट कर लो जल्दी से, उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा। चलो अब चलते हैं अपन, ध्यान से मेरी बात समझना। आपने एक चीज यहां पे कॉन्सेप्ट सीख लिया कि चाहे सम हो चाहे विषम हो, आप 2 जोड़ते जाओ, अगली विषम और अगली सम संख्या प्राप्त होती जाएगी, ऐसे नो। देखते हैं जरा, देखो अगर मैं आपसे कह दूं कि -3 कैसी संख्या है, तो आप कहोगे सर -3 ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन उससे पहले एक विषम संख्या है कि नहीं, विषम संख्या है कि नहीं। अगर इसमें हम 2 जोड़ दें तो अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी, कितनी सर -1, और -1 में अगर 2 जोड़ दें तो अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी कि +1, और +1 में 2 जोड़ दें तो अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी 3 में 2 जोड़ दें तो 5, यानी कि ये विषम संख्याओं का क्रम चलता रहेगा 2 जोड़ने पे। चलो आ जाओ, ये तो विषम संख्याएं थी, ये विषम संख्याएं समझाई कि कैसे आई। जरा सम संख्या के बारे में बात करो, आप खुद देखो। हमने कहा -8 कैसी संख्या, आप कहोगे सम संख्या है सर, इसमें 2 जोड़ोगे अगली सम संख्या प्राप्त होगी या नहीं होगी, -6। इसमें 2 जोड़ो अगली सम संख्या प्राप्त होगी, -4। फिर इसमें 2 जोड़ा अगली सम संख्या प्राप्त होगी, -2, और जैसे ही 2 जोड़ोगे तो अगली सम संख्या प्राप्त होगी 0, क्योंकि 2 में से 2 घट जाएगा, तो 0 कैसी संख्या हो गई, सम संख्या। ऐसे 0 को सम संख्या बोलते हैं, समझ गए बात को। अब कई लोग बोलेंगे वाह सर वाह, 0 सम संख्या है, तो 0 की खोज कब हुई होगी, आर्यभट्ट से पहले 0 की खोज क्या हुई थी, नहीं हुई थी। उस समय लोग बाग 0 को 0 की तरह नहीं गिनते थे। फिर कई लोग बोलेंगे वाह सर, रावण के 10 सिर कैसे थे, भाई साहब 10 सिर ऐसे थे, देखो रावण के 10 सिर ऐसे थे, 10, ना कि ऐसे। रामायण में कभी, उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि 0 कैसी संख्या है, ठीक है ना। तो आज से आपको जवाब देना है कि 0 एक सम संख्या है। अब अगर 0 एक सम संख्या है तो आप जान भी गए होंगे कि 0 कैसे सम संख्या है, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं अगली संख्याओं पर, आपको बताएंगे 0 एक और संख्या भी है, ठीक है ना। तो अगली संख्या के ऊपर चलेंगे,
जिसको अपन समझते हैं, ये सब लोग जानते हैं, सम संख्या है, जो कि अभी मैंने बता दिया कि सम संख्या क्या है। सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या है? बे संख्याएं, बे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएं। क्या हो जाएं? विभाजित हो जाएं। ठीक है, वह सम संख्या कहलाती है। जैसे जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा समुच्चय? 2, 4, 6 डॉट 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 अनंत तक। ये संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाएगा? सम संख्या है। बात समझ में आ रही? अगली संख्या कौन सी है सर? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ये सब जानते होंगे, लेकिन मेरा पढ़ाना थोड़ा सा जरूरी है कि आप जो नए बच्चे होंगे वो समझ पाएंगे। विषम संख्याएं क्या होती? सम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं वो भी समझ सकेंगे, इवन नंबर्स। और यहां होता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होती है सर? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, विभाजित ना हो। ठीक है, वो क्या कहलाएंगी? विषम संख्या। जैसे कि 1, 3, 5, 7 और अनंत। यानी कि अगर ऐसी संख्याओं का समुच्चय देखें कि जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? जल्दी से ना नोट करो, ये सबको पता होगी, लेकिन पढ़ाना हमारा काम है। जल्दी से करो। चलते हैं बेटा अगली संख्या के ऊपर। ठीक है, सम संख्या विषम संख्या समझ में आ गई होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। अगली संख्या है आपकी, जिसको हम बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? देखो, अभाज्य संख्याएं वास्तविक रूप में इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता निकालने के लिए, केवल डेफिनेशन है और समझो ध्यान से। कैसे? कि सर वे संख्याएं जो स्वयं से एवं एक से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, किसी अन्य संख्याओं से विभाजित ना हो। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक और स्वयं को छोड़कर बाकी किसी से विभाजित ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। एक तो सब में आता है, 2 को लिखोगे 2 एकम 2, 4 को लिखोगे 4 एकम 4। जैसे अगर कोई बच्चा कहे सर 1 क्यों नहीं है, तो 1 3 के गुणा में 1 है, तो 3 का गुणा करोगे 3 ही आएगा। यानी एक संख्या सबके गुणा में है, तो 1 तो प्राइम हो नहीं सकती है। तो फिर प्राइम होगी क्या सर? सबसे छोटी प्राइम संख्या होती है 2। अब इसको दूसरे तरीके से और याद कर सकते हैं। जो संख्या स्वयं के पहाड़े में आती हो और किसी के पहाड़े में ना आती हो, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 स्वयं के पहाड़े में आती है, किसी के पहाड़े में नहीं आती है, और सम भी है। तो अगर आपसे पूछे सम अभाज्य संख्या क्या है, सम अभाज्य संख्या क्या है, तो ये है 2। सबसे छोटी भी है और सम अभाज्य भी है, तो इसको सबसे छोटी भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? सम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। 2 हो गई, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गई, 13 हो गई। मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे और एक से कटे और किसी से भी ना कटे। मेरी बात समझ में आ गई? वो सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहां तक बात समझ में आ गई? जल्दी से नोट करो।
चलो भाई अगली संख्या के ऊपर चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या भाज्य संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स ये क्या होती है? भाज्य संख्याएं। सर अभाज्य तो पढ़ ली, भाज्य बताओ क्या होती है? तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटे और किसी अन्य से भी कट जाए। मतलब स्वयं के पहाड़े में तो आए, स्वयं के पहाड़े में तो ये आती हैं लेकिन दूसरे से भी कट जाती हैं। जैसे कि शुरू करते हैं, जैसे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। 4 देखो 2 के पहाड़े में भी आएगी, 2 से भी कट जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? 4 के पहाड़े में भी आएगी, 2 के पहाड़े में भी आएगी और 2 से भी कट जाएगी और स्वयं से भी विभाजित है। मतलब अन्य संख्या से भी विभाजित है, स्वयं से भी विभाजित है। तो सबसे पहले 4 हो गई, है ना? और अगली संख्या कौन सी हो गई? 6 हो गई। 6 3 से भी विभाजित है, 2 से ही विभाजित है। फिर अगली संख्या कौन सी हो गई? 6 के बाद 7 नहीं हो सकती है, 8 होगी। फिर 8 के बाद 10 नहीं हो सकती, 9 होगी। क्यों? क्योंकि 3 के पहाड़े में आती है। ठीक है ना? तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं के पहाड़े में भी आ जाएं और दूसरी संख्या से भी कट जाएं और किसी अन्य संख्या से भी कट जाएं और स्वयं से भी कट जाएं, वो सब क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है ना? बस इनको समझो, केवल समझो, और इनका कोई रोल नहीं है, आपको इन्हें समझना है कि ये संख्या है क्या। ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत बेटा? यहां मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। अब चलते हैं अगली संख्या पर जिसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जिन्हें हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्याएं। सर सह का मतलब होता है साथ साथ, अभाज्य संख्याएं मतलब संख्याओं का ऐसा जोड़ा, संख्याओं का ऐसा जोड़ा, ऐसा जोड़ा जिनका मासा, जिनका मासा एक हो। कैसे सर? आओ देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 2,3, तो देखो ना तो 2 3 को काट रहा, ना 3 2 को काट रहा। इनका अगर एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा? 1। मतलब ऐसे जोड़े जिनका एचसीएफ 1 हो वो कहलाती है सह अभाज्य संख्याएं। आपको सर 4 और 6 क्यों नहीं हो सकते? भैया 4 6 इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये 2 से कट जाएंगे। कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? तो ये इनका मासा जो होगा वो क्या होगा? इनका मासा चेक करें। अच्छा चलो चेक करते हैं। आपने 4 को 6 से भाग दिया, 4 1 कम 4, कितना आया? 2। 2 को फिर 4 से भाग दिया, 2 दूनी 4, कितना बचा? 2। और 2 1 का क्या हो जाएगा? मासा। तो ये संख्या सह अभाज्य नहीं हो सकती, यानी कि जो दूसरी संख्या से कट रही ना, एक संख्या ऐसी है जो दोनों को काट रही, 2, समझ रहे? तो इसलिए ये सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सर ऐसी संख्या का जोड़ा जो किसी भी संख्या से ना कटे और दोनों कैसी हो? अभाज्य हो, वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या। और जिनका मासा कितना हो? 1 हो। जिनका मासा कितना हो? 1 हो। जल्दी से नोट करो। चलो भाई आगे चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट संख्याओं के ऊपर, जो कि अब आपका चैप्टर वास्तविक रूप में स्टार्ट होगा, लेकिन उन संख्याओं को पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में आपके 9th क्लास में हैं। सबसे पहले बिल्कुल इत्मीनान से देखना है, बहुत अच्छी संख्याएं जिनका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं एक चार्ट बनाए दे रहे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। सर ये कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। देखते जाओ। सर एक संख्या होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, ठीक है। और एक होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं, संख्याएं यहां कर लो क्योंकि एस लगा दिया,
इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? अब यहां समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है सर, ऐसी संख्या जिसका रूप अंश बटे हर के रूप में हो या p बटा q के रूप में हो, p बटा q के रूप में हो, ठीक है, वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। लेकिन एक कंडीशन होती है कि q कभी जीरो नहीं होता है, मतलब हर कभी जीरो नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता वो हम आपको बता रहे। देखो, दो कॉन्सेप्ट हैं, आप दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि अगर किसी भी संख्या के नीचे अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब होता है ये अपरिभाषित है। क्या है ये? अपरिभाषित है, अपरिभाषित फलन बन जाता है। अब कई लोग इसको बच्चों को बता देते हैं कि अनंत लिख दो, लेकिन अनंत अपने आप में पूर्ण तरीके से सही नहीं है। क्यों नहीं है हम आपको बता रहे, देखते जाओ ध्यान से। आपसे हम बोले कि आप 20 आम को 5 लोगों में बांटो, तो आप कहोगे वाह सर बांट दो, 4 4 4 बांट दो 5 लोगों को, 20 आम हो जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा 20 आम को आप 2 लोगों में बांटो, आप कहोगे वाह सर दो दो, अब 10 आम बांटो इनको, 10 आम दे दो उन्हें, 2 लोगों में बांटना है क्योंकि, है क्या नहीं? अब जैसे ही मैंने कहा कि सर 20 आम को 0 व्यक्तियों में बांटो, तो क्या बांट पाओगे? फिर लोग बाग इसका आंसर अनंत क्यों लिख देते? अनंत का मतलब तो हो गया कि आमों को सब में बांट दिया, अनंत लोगों में बांट दिया। जब हमारे पास लोग हैं ही नहीं तो फिर अनंत कैसे लिख दिया? तो इसलिए यह फलन नहीं होगा, यानी ये सही फलन नहीं है। ये कैसा फलन है? अपरिभाषित फलन, अपरिभाषित। लेकिन हम इसको अनंत क्यों लिख देते? तो अनंत इसलिए लिख देते कि मान लेते कभी ना कभी ये 0 विभाजित करेगा 20 को, तो 0.000000000 पता नहीं कितने जीरो लगाकर ये 20 को विभाजित करेगा। तो उसको अप्रोक्सीमेशन में यानी कि लगभग में हम कितना लिख देते कि ये अनंत आएगा इसका उत्तर। लेकिन वास्तविक रूप में इसका आंसर क्या है? अपरिभाषित फलन। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर ऊपर 0 आ जाए नीचे 2 तो इसका आंसर होता है 0। कि अगर कोई भी संख्या 0 को विभाजित कर रही तो उसका आंसर आएगा 0। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? अब समझ गए होंगे आप कि 0 क्यों को 0 क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें अपरिभाषित नहीं बनाना है। समझ रहे हैं ना बात को? फिर सर 0 के नीचे अगर कोई संख्या लिख दें 5 तो इसका उत्तर तो 0 आएगा। तो फिर 0 कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। 0 कैसी संख्या होगी? परिमेय, क्योंकि 0 को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते। यहां पर q 0 नहीं है तो 0 कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। 0 कैसी संख्या और है? सम संख्या। मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत है? यहां तक किसी को दिक्कत है? चलो नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाओ। चलिए आगे चलते हैं, अपरिमेय संख्या को समझते हैं। देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है? सर ऐसी संख्या जिसका रूप p बटा q के रूप में ना हो। जैसे आपसे बोल दें, जैसे देखना ध्यान से, √6। क्या √6 को तुम तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते सर, ये अपरिमेय संख्या है, खत्म ही नहीं होगी, दशमलव खत्म ही नहीं होगा इसका। समझ में आ रही बात को? अब ये कल बताएंगे हम दशमलव के बारे में, अगली वीडियो में पढ़ाएंगे कौन कौन से दशमलव होते, शांत होते, अशांत होते, अनावर्ती होते, आवर्ती दशमलव होते, ये सब आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 0.5678 डॉट 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 डॉट, तो ये भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रही, आगे तक चलती जा रही। समझ में आ रही बात को बेटा? यहां तक बात समझ में आ रही? यानी कि जो संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में लिख ही ना पाए वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। अब कई लोग बोलेंगे, बोले सर इसके नीचे 2 लिख दो, हो तो गई ये परिमेय। नहीं, हमें एक पूर्ण संख्या चाहिए, ये पूर्ण संख्या थोड़ी ना है। मेरी बात समझ में आ रही? देखो
समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत? क्लियर है? जल्दी से नोट करो उसको। चल अगला संख्या के बारे में पढ़ेंगे, अगली संख्या के बारे में जल्दी से देखते जाओ। देखो वास्तविक संख्या का पार्ट ही है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में, बेसिकली 3 भागों में, लेकिन हम इनको 2 भागों में बांटेंगे। कैसे? देखो एक है पूर्ण संख्या, पूर्ण नहीं पूर्णांक, सॉरी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं जिन्हें हम इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर्स। एक होती है भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है ना? यानी कि जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जाए, जैसे कि 2/3, 1 सही 1/2, 4 सही 1/3, ये सब संख्याएं कैसी कहलाती हैं? भिन्न संख्याएं। पूर्ण संख्याएं आप लोग जानते हो 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। यानी इसको बोलते पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इसको बोलते नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। बात समझ में आ रही? सर यहां समझ लेते हैं। देखो एक नंबर लाइन समझते हैं, ये 0 है, ठीक है? अब इसमें तीसरी संख्या और होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? शून्य संख्या। क्या बोलते हैं? शून्य संख्या, ठीक है? आप यहां पर देख लो, समझ में आ जाएगा। देखो ये शून्य है, इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये सब धनात्मक संख्याएं कहलाएंगी, यानी प्लस अनंत, और इस तरफ पीछे आएंगे तो ये सब नेगेटिव संख्या आएंगी, यानी कि नेगेटिव, माइनस अनंत। तो यहां 1 से लेके प्लस अनंत तक की संख्याएं कहलाती है धनात्मक पूर्णांक। क्या कहलाती है बेटा? धनात्मक पूर्णांक। और -1 से अनंत तक की संख्याएं कहलाती है कौन सी संख्या? ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सी संख्या? ऋणात्मक पूर्णांक। और शून्य को हम क्या बोलते हैं? शून्य संख्या। शून्य को बोलते हैं शून्य संख्या। ये आपका, जल्दी से नोट करो इसको। चलिए ये रही आपकी सभी प्रकार की संख्याएं जो कि आपको 9th क्लास में पढ़ना है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये पहली वीडियो है, अभी तो मेरा तांडव देखोगे अगले कई वीडियो में। तो अभी ये वीडियो आप पढ़ो, इसका रिवीजन करो, गर्मियों की छुट्टी है, आराम से पढ़ो। और अगर पसंद आए ये वीडियो तो अपने कई दोस्तों को भेजो जो आपसे संपर्क में, जो अन्य स्कूल के हैं उनको भी भेजो, जो अन्य जगह पढ़ रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिल पाए, ठीक है बेटा? तो चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर पसंद आई तो जल्दी से लाइक करना और सब्सक्राइबर भी बनाना, क्योंकि अगर जितने सब्सक्राइब आप बढ़ाओगे तो उतने लोगों को लाभ होगा। और आप लाइक भी करो और दोस्तों को शेयर भी करो, ठीक है? ये काम आप लोगों का, हमारा नहीं है। हमारा काम है पढ़ाना, बाकी आप लोगों का काम है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, शेष अगली वीडियो में चलते बेटा। बाय बाय, नमस्कार।